हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, मस्त है और बढ़िया से अपने घरों पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है IUPAC नामकरण। ओके, तो सब बच्चे बढ़िया से यहाँ पर आज के इस लेक्चर को देखेंगे, अच्छे से सारी बातों को क्लियर करेंगे। स्टार्टिंग के 3 दिन इनऑर्गेनिक और लास्ट के 3 दिन ऑर्गेनिक। तो फटाफट से हेडिंग डाल लें आप, IUPAC नामकरण। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। हेलो 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 बच्चों, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बेटा। हेलो हेलो बनीता, हेलो बुशरा, हेलो अजहर, हेलो विराट कोहली, हेलो नगेंद्र, हेलो काजल, हेलो सोनाली, हेलो पुलकित, प्रेरणा जी, हेलो नागेंद्र, गुलफाम, पायल, आयुष। कॉपी भूल गए तो वापस घर जाओ, कॉपी लेके आओ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। ओके, सिकंदर कुमार, वेरी गुड बेटा। है तो बढ़िया से रिवीजन कर लेना, क्वेश्चंस वगैरह लगा लेना, ठीक है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, IUPAC नामकरण, सामान्य नामकरण, जो भी जानकारी जाननी है सारी बातें यहाँ पर हम जानेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरुआत करना है तो बेटा इसके बेसिक्स को आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप 12th में हो या ड्रॉपर हो। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक को बढ़िया करना चाहते हो, इस चैप्टर को जरूर बढ़िया से समझना, ठीक है। सिंपल चैप्टर है, आसान है, कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, फिर आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे करते जाते हो। हाँ जी, नीमो अगर आपके पास बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप बनाते रहना, ठीक है। कोई नई चीजें लगे तो उसमें ऐड करते जाना। ये टेस्ट में नहीं आएगा बेटा, ये टेस्ट में नहीं आएगा। अपनी बात रहती है बुधवार तक का जितना हमने पढ़ा उतना टेस्ट में आएगा, उसके बाद का नहीं आएगा, ठीक है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने प्रश्न आते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके नीट के एग्जाम में 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और वो 18 से 20 क्वेश्चन सब में कार्बनिक यौगिक का नाम आता है कि इथेनॉल आ जाए, पता नहीं कुछ ऐसा नाम आ जाए जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। तो यहां पर आज आप तुम बढ़िया से सीख लेना। ओके, बढ़िया से सीखना, अच्छे सारी बातें क्लियर करना, एकदम सब चमकेगा, एकदम मक्खन है, पूरा चैप्टर सिंपल है। इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक स्टार्ट करने का मेरा नजरिया यही था कि आप इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक को पढ़ते रहे, ताकि एक तरफ आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक चलता रहे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब हम इनऑर्गेनिक के ये 2 चैप्टर खत्म कर लेंगे ना, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर अपन ऑर्गेनिक पर बढ़िया से पकड़ बना लेंगे, ठीक है। तब तक हाँ जी, इसके लिए अलग से कॉपी बनानी है भाई, ऑर्गेनिक के लिए अलग से कॉपी बनानी है, पहले भी मैं बोल चुका हूं। कोई दिक्कत नहीं लेनी है, कोई एनसीईआरटी बुक की नीड नहीं है, ठीक है। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया होगा, एकदम बढ़िया से होगा। हाँ जी, तो बात की जाए यहाँ पर इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो हम जानते हैं या जो हमें जाननी चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं बेटा कि कुछ टाइम पहले मैंने YouTube पर भी ये चैप्टर पढ़ाया था। उसका रीजन क्या था कि जब तुम इधर पेड बैच में इसको पढ़ो तो तुम्हें कुछ नया ना लगे, ऐसा लगे कि अरे यार ये तो हमने पढ़ रखा है, जिससे कि क्या होगा, हमें चीजें समझने में आसानी रहेगी, हमारा कम टाइम लगेगा। इनऑर्गेनिक से ज्यादा आसान है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में चीजें रटनी पड़ती है, मानता हूं मैं, कितनी बार हम अच्छे से पढ़ लें लेकिन फाइनली उसमें याद करने का कॉन्सेप्ट ज्यादा है। ऑर्गेनिक में समझने, एक बार समझ लिया तो भूलोगे नहीं, इनऑर्गेनिक में समझ लिया तो भी भूल सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो स्टार्ट करें। क्या क्या चीजें हैं जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, और अगर पढ़ते हो तो सब अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले परिचय देखेंगे, फिर यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उन पर बात करेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सजातीय श्रेणी क्या होता है, सब जानते होंगे आप। क्रियात्मक समूह, अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में तुम्हें बढ़िया से नॉलेज होनी चाहिए। फिर सामान्य नामकरण कैसे किया जाता है, देन IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है, सब तरह के कंपाउंड का, कक्षा 11वीं और 12वीं में जितने भी कंपाउंड है ना, सबके नाम लिखवाऊंगा मैं तुम्हें। हाँ जी,
ओके, फिर एल्किल समूह क्या होता है, एल्किनिल समूह क्या होता है, एल्काइनिल समूह क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, क्रियात्मक समूह, एरोमेटिक यौगिक, सबका नामकरण हम सीखेंगे। ओके, हाँ जी, वेरी गुड। जरा देखो ध्यान से, अगर किसी की पुरानी कॉपी भर गई है, सर अभी मैंने 2 दिन पहले नई कॉपी बनाई है, बेटा वो मैंने आपको बोला ना, इनऑर्गेनिक और फिजिकल एक ही बुक, केमिस्ट्री के 2 कॉपी बनाओ यार, क्या बार बार मैं आपको बताना जा रहा हूं, 2 कॉपी बनाओ। एक कॉपी में आपके फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी, और जो सेकंड कॉपी है बेटा उसमें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी। मानो मेरी बात, कचरा मत करना, बार बार मैं बोल रहा हूं, आप इस चीज को समझ नहीं रहे हो। फिजिकल और इनऑर्गेनिक को एक कॉपी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी पूरी आप अलग कॉपी बनाना, ठीक है। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। कोई बात नहीं बुशरा, कोई बात नहीं, यहां पे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, स्टार्ट करें अब। और टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट में बेटा 3 ही चैप्टर आ रहे हैं आपके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, जितना हमने बुधवार तक पढ़ा था वहां तक। अब पढ़ते हैं आगे की बात। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन कि यार कार्बनिक कंपाउंड के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया, है ना। तो अब ये YouTube की क्लास नहीं है, पेड बैच की क्लास है, तो थोड़ा टू बी सीरियस, हमें अच्छे से सारी चीजें समझनी है। जो चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, जिस पे ज्यादा उस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी, लिखना नहीं है इसको, इसको छापना नहीं है, ठीक है। ओके, इसको छापना नहीं है, नहीं छापना है, नहीं छापना है, ठीक है। ओके, ये पेड बैच है बेटा। हाँ जी, यहां पर क्या क्या चीजें मैं बोलूंगा, सारी बातें आपको समझनी है। ओके भाई, केमिस्ट्री होती क्या है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूं। शुरुआत में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री क्या है यार, कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ के गुणों का अध्ययन करना, उसके अंदर कितनी मात्रा है उनका अध्ययन करना, तो ये सब कुछ केमिस्ट्री के अंदर आता है। अब केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट है। कोई भी पदार्थ की मात्रा का आकलन हमें करना है, वो फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो अकार्बनिक हो या कार्बनिक हो। और बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, इनके गुणों का अध्ययन करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, मात्रात्मक व्याख्या की जाती है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटी के बारे में बात की जाती है, उनके गुणों के बारे में बात की जाती है। तो अकार्बनिक रसायन में अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कार्बन के ही यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, और के यौगिकों का अध्ययन नहीं किया जाता है। समझ में आया? ओके, तो कार्बनिक रसायन परिभाषा वगैरह ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगी, ठीक है। नीट के पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, इस फलाने यौगिक का IUPAC नाम क्या है, या ये बताओ ये कौन से सुमेलित करो आपस में। तो उसके लिए बेसिक जरूरत नहीं है, सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे वो जरूरी है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि यार जो कार्बनिक यौगिक है ना, पहले प्राचीन तौर पर यह कहा जाता था कि जो सजीवों से प्राप्त होते हो, इंसान भी आ गए उसमें, पेड़ पौधे भी आ गए, तो ऐसे पदार्थ जो सजीवों से मिलते हैं उन पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहा गया। जैसे कि प्रोटीन है, सेलुलोज हो गया, विटामिन हो गए, एमिनो अम्ल हो गए, ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह जो भी हो गए, ये सब कार्बनिक पदार्थ ही तो है। ये कहां से मिलते हैं? पेड़ पौधों से मिलते हैं, या इंसानों से मिलते हैं, या फल सब्जियों से मिलते हैं, इनसे मिलते हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ है। तो सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ के बारे में सबसे पहली बात, तो यहां पे आपको क्या लिखना है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये लिखो। सबसे पहले कार्बनिक पदार्थों के बारे में किसने बताया? जे बर्जीलियस, जे बर्जीलियस ने बताया। इसने क्या दिया?
अपना एक जैव शक्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ दैवीय शक्ति के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। भगवान ही बना सकते हैं उनको, और कोई नहीं बना सकता। इंसानों की बात ही नहीं है बस की। ठीक है, ओके। इसी बात को लोग आगे मानते गए, चलते गए, अरे यार ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो भगवान ही बना सकते हैं। ठीक है, इंसानों की बस की बात नहीं है। क्या अपन कोई इंसानी बच्चा लैब में बना सकते हैं? नहीं ना, वो तो प्राकृतिक है। ठीक है, इंसानी बच्चा लैब में बना सकता है कि नहीं बना सकते ना। पेड़ पौधे क्या हम लैब में बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। लेकिन हाँ, शायद आगे चल करके ऐसा भी हो सके। ठीक है, अभी से ही होने लग गया। ठीक है, बच्चे लैब में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह है। ठीक है, वो भी तो कुछ ना कुछ कैसे न कैसे करके तो बना ही रहे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। या फिर बहुत सारी चीजें थी जो नहीं कर पाते थे, वो तो सिर्फ अपन नेचर के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्जिलियस को कहा जाता है बेटा। अब दूसरी बात, इसकी ये जो अवधारणा थी, ये आने वाले समय के साथ साथ गलत हो गई। कैसे? 1828 में देखो, 1828 में एक वैज्ञानिक आए, एफ वोलर। इन्होंने क्या किया? अकार्बनिक पदार्थ की मदद से कार्बनिक पदार्थ बना दिया लैब में। वैज्ञानिक जगत में हाहाकार मच गया कि यार ये क्या बात है। तो जरा देखो ध्यान से, इन 1828, ठीक है, एफ वोलर, ये लिखते जाओ जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि यार एक अकार्बनिक पदार्थ की मदद से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो प्रथम मानव निर्मित, ऐसे प्रकृति में तो पाए जाते हैं मीथेन वगैरह, ये प्रकृति में पहले भी थी, लेकिन इंसानी तौर पर बनाया गया पहला पदार्थ, प्रथम मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया, ये था प्रथम मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक, यूरिया था। फिर इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने और चीजें बना दी। जैसे कि फिर उसके बाद आया कोल्बे ने फिर कुछ टाइम बाद एसिटिक अम्ल बना दिया। फिर उसके बाद बर्थलोट आया, बर्थलोट ने मीथेन का निर्माण कर दिया। तो इस तरीके से फिर ये पता चलने लग गया कि यार इनको लैब में भी बनाया जा सकता है। तो कार्बनिक यौगिक लैब में बनाए जा सकते हैं, तो फिर बर्जिलियस की अवधारणा गलत सिद्ध हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये यूरिया कैसे बनाया, किस अकार्बनिक यौगिक की हेल्प से बनाया? तो जैसे कि देखो ध्यान से, अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक होता है, उसकी मदद से इन्होंने यूरिया बनाया जो कि एक कार्बनिक यौगिक होता है। आइए चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब अमोनियम साइनेट क्या होता है बेटा? NH4, ये तो अमोनियम आयन, और साइनेट होता है OCN, अमोनियम साइनेट, ये है अमोनियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम और ऑक्सीजन पर होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये है आपका अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को जैसे ही इन्होंने क्या किया, गर्म वगैरह किया, इसके कुछ टेम्परेचर वगैरह कंडीशन वगैरह लगाई और इन्होंने यूरिया बना दिया। यूरिया का सूत्र होता है NH2। देखो ये नाइट्रोजन है, इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं ये दो हाइड्रोजन, NH2CO NH2, ऐसे। ये है आपके पास यूरिया, जो कि क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, और ये क्या है आपका? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सर कैसे पता ये इनऑर्गेनिक है? अरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनके कुछ तो गुण होते हैं ना, कि यार कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक कुछ गुण ये दर्शा रहा था, ये नहीं दर्शा रहा था।
ठीक है, इनके जो गुण है कार्बनिक यौगिकों से मिल रहे थे, इसके गुण कार्बनिक यौगिकों से मिल रहे थे, तो फिर ये प्रथम कार्बनिक यौगिक कहलाया, मानव निर्मित। तो पहली बात तो इतनी बात क्लियर हो गई। यूरिया NH2CONH2, हमने ये विलियन वाले चैप्टर में भी सुना है यूरिया के बारे में, ऐसी कोई बड़ी बात तो मैंने करी नहीं है। अब कार्बनिक यौगिक को फिर कुछ नई परिभाषा की जरूरत महसूस हुई कि यार ये परिभाषा तो हमारे काम नहीं आई, कि दैवीय शक्ति है उसी की हेल्प से इनका बन सकता है क्या। तो फिर जो कार्बनिक यौगिक है बेटा, जो कार्बनिक यौगिक है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाने लगा। हाइड्रोकार्बन कहा जाने लगा। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर हाइड्रोकार्बन कहा जाने लगा कि यार देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, यकीन मानो इस वाले स्टार्टिंग टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, दिल पे मत लेना, है ना। ओके, हमें जो चीजें समझनी है उस पर सीधा हम फोकस करना चाहते हैं, तो इस पे ज्यादा तवज्जो मत दो इसको। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, अब ये लिख लिया। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इस पर आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन तो सिंपल सी बात है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने यौगिक, से मिलकर बने यौगिक। ओके, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लेकिन एरो लगा के ऐसे भी लिख सकते हो, इनके अलावा हाइड्रोकार्बन में HC, ठीक है, H.C का मतलब है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अन्य परमाणु जैसे, ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन आदि भी उपस्थित हो सकते हैं, आदि भी उपस्थित हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। एकदम सब मक्खन है, कोई ऐसा तो मैंने बात बोली नहीं है कि जो आपको डाइजेस्ट ना हो, सिंपल एकदम। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ये होता है। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं बेटा, प्रकृति में अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे वायुमंडल में परसेंटेज ऑफ कार्बन की प्रतिशतता कितनी है पूरी वायुमंडल में। अगर मैं बात करूं ना, कार्बन तत्व की प्रतिशतता बहुत ही कम 0.02% होती है वायुमंडल में। ठीक है, और भूपर्पटी में मैं बात करूं तो कि जमीन में कितना है ये परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.03%। कार्बन धरती के अंदर या वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, 0.02% एटमॉस्फेयर में और 0.03% अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। लेकिन इससे बनने वाले यौगिक लाखों हैं, लाखों, 30 लाख से भी ज्यादा इसके कंपाउंड पाए जाते हैं कार्बन के। कार्बन तो खुद कम मात्रा में है, लेकिन उससे बनने वाले कंपाउंड हजारों हैं, लाखों हैं, मिलियंस में इसके कंपाउंड पाए जाते हैं। क्या कारण है इसका? इसका क्या कारण है कि यार कार्बन तो खुद बहुत कम मात्रा में है, लेकिन उसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं।
उसके पीछे कुछ सिंपल रीजन है। पहला रीजन, एक कार्बन 4 बंध बना सकता है, चतुसंयोजकता। दूसरी बात, कार्बन में चतुसंयोजकता। दूसरा, कार्बन में अपने ही जैसे अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है, श्रृंखलन प्रवृत्ति जिसे कहा जाता है। तीसरी बात, कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, बाकी इतने नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये 3 खास बातें हैं। तो यहां पर कार्बन की तो मात्रा बहुत कम है। ठीक है, हाँ जी। अब आगे देखो। ठीक, अगला पॉइंट उसको लिखेंगे हम, ऐसा नहीं है। ठीक है, कार्बन द्वारा लाखों यौगिक बनाने के कारण, क्या कारण है? कार्बन द्वारा लाखों, मिलियंस ऑफ कंपाउंड अगर हम कार्बन की हेल्प से बना पा रहे हैं तो उसके क्या कारण है? पहला, श्रृंखलन प्रवृत्ति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा केटेनेशन टेंडेंसी। अपने ही जैसे अन्य परमाणु के साथ जुड़ने की अद्वितीय क्षमता। ठीक है, जैसे कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। याद करो, ऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था, बंध पैरामीटर, बंध कोण, बंध लंबाई, बंध ऊर्जा, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो बंध ऊर्जा परमाणुओं के आकार के ऊपर डिपेंड करती थी। अरे कार्बन छोटे आकार के होते हैं तो इनके बीच का बंध ज्यादा मजबूत होता है सिलिकन के कंपैरिजन में। पढ़ाया था मैंने, पलट के देख लेना पन्ने, केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्सेप्ट है। कार्बन कार्बन बॉन्ड, चाहे ये सिंगल बॉन्ड बनाए खुद के साथ, डबल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, ये स्टेबल होते हैं। दूसरी बात, चतुसंयोजी। अगर मैं बात करूं, कार्बन की उत्तेजित अवस्था में कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए 4 बंध बनाएगा ही बनाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर, कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है रसगुल्लो। हम सब जानते हैं इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध में भाग लेते हैं, और वो भी अयुग्मित वाले। यस और नो? इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 2 इसमें 2 इसमें। अगर मैं देखूं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2s वाला है और ये 2p वाला है, लेकिन अयुग्मित तो 2 ही बचे ना। 2 इलेक्ट्रॉन बंध में भाग ले लेंगे तो भी इसका अष्टक पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर जाए तो 6 हो जाएंगे, अष्टक पूरा नहीं हुआ। अष्टक पूरा करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट होने चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन टूट जाए। तो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित करवाता है। तो 1 2 3 4, 2s में और ये 2p में। तो अयुग्मित यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहां पर? 4। तो संयोजकता कितनी हो गई? 4। एक ही कार्बन 4 बॉन्ड का इजीली फॉर्मेशन कर सकता है, तो टेट्रावेलेंसी ये रखता है। चतुसंयोजक गुण होने के कारण एक कार्बन 4 बंध बनाने में माहिर है, तो ये भी एक इसके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, चौराहा बनाता है, ये 4 रास्ते बनाता है ऐसे। ये समझ में आया?
कोई मैं हाई फाई बातें नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी नॉर्मल सी बातें कर रहा हूं, बस इनको अपने टॉपिक से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ओके, अब आगे देखो, साथ के साथ नोट डाउन करते जाना बेटा। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल टुकुर 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 देखते जा रहे हैं, ठीक है, क्लास चल रही है। अगली बात, ये बात हो गई बहुबंद बनाने की प्रवृत्ति, बहुबंद बनाने की प्रवृत्ति। तीसरा गुण ये इसमें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी रख सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। ऐसा है कि यार एक कार्बन दूसरे पड़ोसी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, भले ये 3 बंद किसी के भी साथ बनाए, डजंट मैटर। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, इसके 2 बंद इसके 2 बंद किसी के भी साथ बने। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, बचे हुए अगल बगल वाले बंद किसी के साथ भी बन सकते हैं, डजंट मैटर, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 3 खास बातें हैं जो कार्बन को बाकी अन्य परमाणुओं से स्पेशल बनाती है। तो ये क्वालिटी अगर किसी परमाणु में है तो वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकता है, ठीक है, हाँ या ना, ठीक। तो ये वाली बात है भैया, यहां पर हो गया ये कितना। तो हमने ये समझ लिया कि कार्बन चतुसंयोजी होता है, संकलन प्रवृत्ति रखता है, बहुबंद बना सकता है, इसलिए कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं, जबकि ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में है। अच्छा, ये वाला काम भी हो गया, फर्जी काम। अब सर कितने सारे कार्बन है, कितने सारे कार्बन के कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो उनको वर्गीकृत करेंगे। अब हम क्या करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे। तो अब अगला टॉपिक आता है बेटा आपके पास, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण आएगा। अब इसको भी देखो जरा ध्यान से, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है बेटा जी, है ना। अब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करें तो क्लासिफिकेशन, कितने अलग अलग टाइप का ये हो सकता है, ठीक है। अरे ठीक है, सिंपल है एकदम, बहुत ही मक्खन चलेगा, सब कुछ एकदम क्लियर कट चलेगा, है ना। अब हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो यार हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 टाइप से वर्गीकृत किया गया है। कैसे, एक तो खुली श्रृंखला वाला और एक बंद श्रृंखला वाला। कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, खुले ही तो होते हैं, ऐसे तो कोई वलय नहीं बनाते, वो ऐसे कोई वलय नहीं बनाते, ये वलय वाले, खुली श्रृंखला वाले ये है, ये खुली श्रृंखला वाले, ये वलय वाले, जैसी भी वलय बनी है, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। हाँ जी, तो यहां पर हाइड्रोकार्बन की बेसिकली 2 टाइप की यहां पर कैटेगरी होती है, ऐसे बना लें आप फटाफट से। फर्स्ट है खुली श्रृंखला वाले, खुली ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले, और दूसरे हैं बेटा आपके बंद साइक्लिक या वलय वाले, चक्रीय, चक्रीय या वलय युक्त हाइड्रोकार्बन। हाईकोर्ट नहीं, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, वो वलय युक्त हाइड्रोकार्बन। अब खुली श्रृंखला वाले की भी 2 कैटेगरी है, खुली श्रृंखला वाली में भी 2 कैटेगरी है। कैसे, आइए चलिए बात करें। एक देखो, खुली श्रृंखला वाले कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, खुली श्रृंखला वाले कार्बन 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 कहीं डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, खुली श्रृंखला वाले कार्बन 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 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो,
सिर्फ सिंगल बॉन्ड पूरे कंपाउंड में, तो उनको संतृप्त कहा जाता है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में बहुबंध हो, जैसे कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उन्हें असंतृप्त कहा जाता है। गॉट इट? सिंगल बॉन्ड है संतृप्त, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो असंतृप्त। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में। तो फर्स्ट बेटा यहां पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें, जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध उपस्थित, ये कार्बन कार्बन बंध है, आगे लिख रहा हूं एकल बंध उपस्थित हो, जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध हो, जैसे एल्केन, 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 यस और नो? एल्केन। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? जितने कार्बन उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। इसमें सब में सिंगल बॉन्ड आएगा, सब आपको पता है। असंतृप्त, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में बहुबंध उपस्थित हो, जिसमें कार्बन कार्बन बहुबंध उपस्थित हो। लाइक एल्कीन, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन, और एल्काइन, जितने कार्बन उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन। कूल है एकदम चंगा, सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप ना कर सके। ठीक है सर, मैं एल्कोहल को किस में रखूंगा? अब ये एल्कोहल है, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। तो इस टाइप के एल्कोहल संतृप्त हो जाएंगे। मान ले तूने ऐसा बना दिया कि यहां पे डबल बॉन्ड लिख दिया, तो अब ये असंतृप्त हो गया, एल्कीन हो गई ना, ये असंतृप्त हो गया। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, हमें तो कार्बन कार्बन के बीच का बंध देखना है। कार्बन कार्बन के बीच में बंध सिंगल है, सिंगल 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 तो संतृप्त, सिंगल 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 डबल आ गया तो असंतृप्त, सिंगल 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 ट्रिपल आ गया असंतृप्त, भले अगल बगल में कोई भी जुड़ रहा हो। ठीक है, ये बात होती है यहां पे खत्म इस पड़ाव की। अब चक्रीय वाले भी 2 टाइप के हो सकते हैं, चक्रीय वाले भी 2 टाइप के हो सकते हैं। अच्छा, ये खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है, इनको एलिफेटिक भी बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इनको क्या बोलते हैं? एलिफेटिक भी बोला जाता है। ये भी लिख लो, अरे रे रे रे, एलिफेटिक, 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 एल्कीन, एल्केन, एल्काइन सब एलिफेटिक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी ने कहा जाता है। अब जो चक्रीय वाले हैं बेटा, जो चक्रीय वाले हैं, इसमें 2 कैटेगरी, एक है होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, समचक्रीय, विषम चक्रीय, सम चक्रीय एवं विषम चक्रीय। समचक्रीय मतलब जब वलय के सारे परमाणु एक जैसे हों, जैसे कि साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये समचक्रीय हो जाएंगे। विषम चक्रीय में कोई अलग परमाणु आ जाए, ऑक्सीजन फिट कर दिया, ऑक्सीजन फिट कर दिया, कोई भी कैसे भी आ जाए, कैसे भी शक्ल हो सकती है इनकी ना, शक्लों पे मत जाना, यहां पे नाइट्रोजन लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, ये विषम चक्रीय हो गए। अगर वलय में एक जैसे ही कार्बन है तो समचक्रीय, एक जैसे ही परमाणु है। अगर वलय में कोई दूसरा घुस गया तो, हाँ है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो गई, तो फिर वो विषम चक्रीय हो जाएगा। बोलो, अरे क्लियर है?
बेटा अभी मैं किसी भी और दूसरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दूंगा, बस अभी यहाँ पे आप पढ़ लो, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समचक्रीय, अब समचक्रीय के भी दो केस, समचक्रीय भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरे होते हैं आपके एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। जो समचक्रीय है ना, इनको एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्लासिफाई किया गया। सेम इधर भी दो पार्ट, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक देन एरोमेटिक। एरोमेटिक लिखा हुआ है, पूरा लिख लेना उसको, एरोमेटिक लिखा हुआ है वो, है ना। अब एरोमेटिक के भी दो पार्ट होते हैं, उधर एक ही जगह पार्ट कर देता हूं मैं, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। तो एक बार इस पिक्चर को समझ लो, सारी बातें इसी के आसपास चलेगी, इन्हीं में हम बातें करेंगे। देखो खुली श्रृंखला वाले ये सारे के सारे एलिफेटिक कहलाते हैं, ठीक है। ओके, अब संतृप्त असंतृप्त, संतृप्त में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, असंतृप्त में क्या रहेगा, असंतृप्त में क्या रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में। चक्रीय वाले दो टाइप, समचक्रीय, विषम चक्रीय। समचक्रीय में एक ही टाइप जैसे परमाणु, ये भी दो कैटेगरी, एक एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक समचक्रीय को एलिफेटिक भी बोलते हैं। एलिफेटिक उन सबको बोला जाता है जो एरोमेटिक ना हो। देखो एरोमेटिक कंपाउंड इसकी कंडीशन होती है, जो एरोमेटिक नहीं है उन सबको एलिफेटिक बोल सकते हो, उन सबको एलिफेटिक बोल सकते हो। तो ये एलिसाइक्लिक किस बला का नाम है? जो समचक्रीय होते हैं, एलिफेटिक होते हैं, उनको एलिसाइक्लिक कहा जाता है। सिंपल सा भी मैं उदाहरण कराऊंगा, समझ जाओगे, भाषाओं पे मत जाओ, ये लिख लो बस अभी। हाँ जी, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया आप सभी ने, ठीक है। ओके, अब वन बाय वन में कुछ उदाहरण इनके बताते जाता हूं, जैसे कि हाँ जी, अगर मैं कोई भी एल्केन लूंगा, एल्केन में कोई भी ले लो, ये सब संतृप्त है। कोई भी एल्केन ले लो, एल्केन ले लो, एल्कीन ले लो, एल्काइन ले लो, ये सब कैसे बेटा? संतृप्त है, या फिर एलिफेटिक भी बोल सकता हूं मैं इनको, संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये भी संतृप्ति होगा, ये भी संतृप्ति होगा, कोई दिक्कत है? कोई भी ले लो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी आपके मन में आ रहा हो, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, जो भी मन में आ रही हो, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, जो भी मन में आ रही हो, सब। अच्छा, ये असंतृप्त आएगा ना, संतृप्त थोड़ी ना आएगा यहाँ पे, असंतृप्त, असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ओके। और ये भी असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, यहां पर जैसे कि ये एल्कोहल लिख दिया, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, संतृप्त है, खुली श्रृंखला वाला है, एलिफेटिक है, एलिफेटिक, सिंपल सा संतृप्त एलिफेटिक है, संतृप्त एलिफेटिक, संतृप्त एलिफेटिक है। यस और नो? यस। अच्छा, मैंने चक्रीय बना दिया, लेकिन सारे तो कार्बन ही कार्बन है,
कार्बन 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 कार्बन, तो समचक्रीय। समचक्रीय है, एलिसाइक्लिक है। समचक्रीय। एरोमेटिक की अलग कंडीशन होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जब मैं जीओसी पढ़ाऊंगा ना, वहां उसके बारे में बढ़िया से बखान करूंगा। समचक्रीय एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, या इसको बेटा ऐसे ही बोल सकते हैं, समचक्रीय एलिफेटिक। समचक्रीय एलिफेटिक, जिसको एलिसाइक्लिक भी कहा जाता है। एलिसाइक्लिक भी कहा जाता है, ठीक है। अगर अब मैंने इसी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी, जैसे कि मैंने यहां पर ऑक्सीजन लगा दिया, ये विषम चक्रीय हो गया। ये क्या हो गया? विषम चक्रीय। वलय में कोई दूसरा परमाणु आ गया, बाहर होता कोई फर्क नहीं पड़ता, वलय में नहीं होना चाहिए बस। बाहर होता कोई फर्क नहीं पड़ता, वलय में नहीं होना चाहिए, ये हो गया विषम चक्रीय। विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक। समझ आया? एकदम मक्खन है, कुछ ऐसा नया नहीं है कि जो आपने नहीं सुना हो, नहीं जाना हो, है ना? ओके, वेरी गुड। अगला बेंजीन, सब जानते हैं, पूरे जगत में पता है, ये एरोमेटिक है। वो भी कौन सा? समचक्रीय। है ना? बेंजीन एरोमेटिक है, समचक्रीय है, ठीक है, सबको पता है। लिखते रहो साथ के साथ, साथ के साथ लिखते रहो अच्छे से, सारी बातें आप जानते हो, हर एक बात को यहां पे मैं अच्छे से विस्तार से बताऊंगा बेटा। अब आगे देखो जी, अच्छा, यहीं पर अगर मैं बात करूं, मान लो मैंने ये ले लिया सिंपल सा और यहां लगा दिया NH2, एक कार्बन कार्बन की वलय ले ली, बाहर मैंने NH2 लगा दिया, ये कैसा होगा? क्या विषम चक्रीय होगा? ना, वलय तो एक जैसे ही परमाणुओं की है ना, तो ये समचक्रीय है। यह भी कैसा है? समचक्रीय, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, HI, ठीक है, समझ में आया? ओके, यह जो कंपाउंड होता है बेटा, 5 कार्बन की 5 सदस्यीय वलय, जिसमें 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, अंदर 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। पहली बात, यह एरोमेटिक यौगिक है, लेकिन वलय में एक विषम परमाणु आ गया ऑक्सीजन, तो ये क्या है? एरोमेटिक है, नॉन बेंजेनोइड, बिना बेंजीन वाला, नॉन बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड, एरोमेटिक, एरोमेटिक, विषम चक्रीय कंपाउंड है, विषम चक्रीय। इसका नाम है फ्यूरेन। क्या नाम है इसका? फ्यूरेन, फ्यूरेन, सही है, फ्यूरेन, इसका नाम होता है फ्यूरेन, याद रखना है इसका नाम। ये विषम चक्रीय कंपाउंड है, एरोमेटिक है, ठीक है, बेंजीन वाला है ही नहीं, नॉन बेंजीनोइड। इसी के अलावा IJ, अगर मैं यहां पर लगा दूं NH, ये भी विषम चक्रीय है, एरोमेटिक है, ठीक है। कैसे है वो आगे हम डिटेल में पढ़ लेंगे, आगे पढ़ लेंगे, मैं बताऊंगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, है ना, अकल वकल के नियम लगते हैं इसमें। इसका नाम है बेटा पाइरेन, सॉरी ये फ्यूरेन है, क्लियर हो गया। यहां पर हर एक कंपाउंड को आपको अच्छे से समझना है, हर एक कंपाउंड को अच्छे से क्लियर करना है। इसका नाम है पाइरोल,
पाइरोल, पाइरोल, पायरेन अलग होता है, यह है पाइरोल। ठीक है, जो भी क्या है, एक विषम चक्रीय, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, इसका नाम क्या है, पाइरोल। ऑक्सीजन हो तो फ्यूरेन, NH लगा हो तो पाइरोल इसे कहा जाता है, IJK। हाँ जी, अगर यहां पर बेटा ऑक्सीजन हटा करके सल्फर लगा दूं, क्या लगा दूं, सल्फर लगा दूं, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दिया, इसको कहा जाता है थायोफीन। ये इसके सामान्य नाम है, थायोफीन। यह भी क्या है, एक विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड। ये ध्यान रखना, इसका नाम है थायोफीन, थायोफीन, ध्यान रखिएगा। ओके, और एक L, यहां नाइट्रोजन लगा दिया, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा दिए, इस नाइट्रोजन के पास इसका लोन पेयर है, इसका नाम होता है पिरिडीन। बेंजीन का एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन घुसेड़ दिया वहां पे, इसका नाम है पिरिडीन, सामान्य नाम है ये। जो भी क्या है, एक विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड है। गेस कर पा रहे हो? इनके नाम याद कर लेना, इसलिए लिखवाया है। ठीक है, फ्यूरेन क्या होता है, पाइरोल क्या होता है, थायोफीन क्या होती है, और पिरिडीन क्या होती है, नाम याद रखना इनके। ठीक है, इसलिए मैंने लिखवाए हैं। ओके, बाहर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर नहीं होना चाहिए, है ना, वलय में नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ओके, डन है क्या मामला? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाऊं मैं। साथ के साथ लिखते रहना बेटा, साथ के साथ लिखते रहना, अच्छे से क्लियर करते रहना इनको, ना, ऐसा कोई भी बड़ा टास्क नहीं है आपके लिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। निम्न यौगिक में विषम परमाणुओं की संख्या बताओ, संख्या बताओ। निम्न यौगिक में विषम परमाणुओं की संख्या बताओ। समझ आया? हम एक कंपाउंड बनाएंगे, उसमें आपको बताने हैं विषम परमाणु कितने हैं। इस कंपाउंड को देख करके बताओ इसमें विषम परमाणुओं की संख्या कितनी है। एक मिनट बनाऊंगा ऐसी। इन दोनों में विषम परमाणुओं की संख्या बताओ। अरे विषम परमाणुओं की संख्या क्लियर हो गया? हाँ जी, दोनों में विषम परमाणुओं की संख्या कितनी है? दोनों में विषम परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। वेरी गुड, वेरी गुड, 2।
हमें विषम परमाणु का मतलब ये है कि वलय के अंदर कितने अलग अलग परमाणु है। तो एक परमाणु ये रहा, एक परमाणु ये रहा, यहाँ पे दो है, बाहर वाले से मेरे को बिल्कुल मतलब नहीं है। यहाँ पर एक ये रहा और एक ये रहा, यहाँ पर भी दो ही होगी। ठीक है, ओके, हाँ जी। यहाँ पर JKL नॉन बेंजेनोइड है क्या? अरे बेटा ये बेंजीन कहाँ है? तो ये भी तो नॉन बेंजेनोइड ही है। ठीक है, ये बेंजीन नहीं है। जो एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन नहीं है जिसमें, वो नॉन बेंजेनोइड है। ये नॉन बेंजेनोइड, ये नॉन बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड, नॉन, सब नॉन बेंजेनोइड है। ठीक है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नॉन बेंजेनोइड है, नॉन बेंजेनोइड है। ठीक है, ओके, हो गया ये क्वेश्चन। अब आगे देखो, अब आगे देखो। हाँ, अपन चल रहे थे एम के बाद आता है, एम के बाद क्या आता है? MN। अच्छा, LM। इस कंपाउंड को देखो ध्यान से, इस कंपाउंड को देखो ध्यान से, जल्दी लिखा करो, है ना? हाँ जी। बट सर दोनों एटम तो सेम है ना बेटा। वहां भी पूछा है कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, कितने प्रकार के हैं ये नहीं पूछा, है ना? कितने हैं, 2 है। कितने प्रकार के हैं, एक ही प्रकार का विषम परमाणु नाइट्रोजन। फिर ऐसे होता है। अब यहां पे देखो ध्यान से, इन तरह के क्वेश्चंस को आप डील करना अच्छे से और सारी बातों को क्लियर करना। दोनों वलय एक दूसरे से चिपकी पड़ी है, 2 परमाणु दोनों वलय में उभयनिष्ठ है। ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, डरने की बात नहीं है, एक्सप्लेन करेंगे आगे। ये है, इसका नाम होता है बेटा नेफ्थेलीन। नेफ्थेलीन जो कि एरोमेटिक है। बेंजीन है, बेंजेनोइड है। नेफ्थेलीन कैसा है? बेंजेनोइड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक है और समचक्रीय। सारे के सारे कैसे? कार्बन कार्बन ही, MN। एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा दो। इसका नाम होता है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। ये भी कैसा है? एक बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। वो ऊपर वाला यहां लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड है, MNO, बस लास्ट। ये वाला इस कंपाउंड को देखो, यह समचक्रीय है, यह एक समचक्रीय कंपाउंड है। ठीक है, यह एक समचक्रीय कंपाउंड है। सारे के सारे परमाणु कार्बन ही कार्बन है, लेकिन एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, एरोमेटिक कब होगा वो हम आगे देखेंगे। ये समचक्रीय कंपाउंड है बेटा, इसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हम अच्छे से देख सकते, ये सिर्फ समचक्रीय और कुछ नहीं है। ठीक है, समचक्रीय है, एरोमेटिक नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इतनी बातें हो गई। तो ये हमने अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर दिया। तुम्हारे दिमाग में ये भी बैठ गया कि हाँ यार एरोमेटिक ये होता है, मतलब समचक्रीय, विषम चक्रीय, विषम परमाणु की संख्या वगैरह ये हमने देख ली, डिसाइड कर ली। अब अगला टास्क आता है कि यार जो हाइड्रोकार्बन होते हैं
उसमें कार्बन कभी तो सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो उनमें उनकी ज्यामिति क्या क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों की ज्यामितियां कैसी रहेगी, संकरण से पता चलेगी, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। तो अब वो यहां काम आएगा। तो अब हेडिंग डाल लो, कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं, कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं, कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं। कार्बनिक यौगिकों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा कार्बन तीन तरह के, बस तीन ही तरह के संकरण दर्शाता है, चौथा संकरण कार्बन में नहीं होता, सिर्फ तीन ही संकरण होते हैं। देखो हमें पता है कि सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर का योग कर लो, संकरण बता सकते हैं, हाँ या ना। अगर सिग्मा और लोन पेयर का योग 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो हम बता सकते हैं ना इस हिसाब से संकरण क्या हो सकता है। सर 2 में sp संकरण होता है, 3 में sp2 संकरण होता है, 4 में sp3 होता है, सब जानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो। ओके, संकरण पता चल गया। तो उनकी ज्यामिति के बारे में हम बात कर सकते हैं, उनकी ज्यामिति कैसे रहेगी। अरे भैया ज्यामिति, sp संकरण कब होता है, जब एक S और एक P मिलता है तो 2 sp संकृत कक्षक बनते हैं, और संकृत कक्षक एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहना पसंद करते ताकि प्रतिकर्षण कम से कम हो सके। तो इसमें एक sp संकृत कक्षक इसे और एक ऐसे रहेगा, तो दोनों sp संकृत कक्षकों के बीच में बंध कोण कितना दिखाई दिया, 180 डिग्री। यहां पर 3 कक्षक बनेंगे क्योंकि एक S और 2 P पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो टोटल कक्षक 3 भाग ले रहे हैं, तो बनेंगे भी तो 3, तीनों एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे रहेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा कंजूसी करूंगा मैं, ये एक संकृत कक्षक, ये दूसरा संकृत कक्षक, ये तीसरा संकृत कक्षक, तीनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे और 120 डिग्री का यहां पर ये बंध कोण रखते हैं। और लास्ट वाली में ज्यामिति में 4 संकृत कक्षक बनेंगे क्योंकि एक S और 3 P पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 4 संकृत कक्षक बनेंगे, तो जिससे यहां पर एक पाली ऐसे, एक पाली ऐसे, एक पाली ऐसे और एक पाली ऐसे बन जाएगी, चतुष्फलकीय शेप में यहां पर आ जाएगा, और बंध कोण आ जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। डंडना डंडन। ओके, तो फिर उस हिसाब से इनकी संरचनाएं क्या क्या बन सकती है। हाँ जी, यहां पर रेखीय संरचना बनती है, यहां पर त्रिभुजीय संरचना बनती है, समतल त्रिभुजीय बोल सकते हैं, समतल त्रिभुजीय संरचना बोल सकते हैं बच्चों। ये चतुष्फलकीय बनती है, सब जानते हो आप सब, कोई ज्यादा मैं यहां पर आपको एंटरटेन नहीं करूंगा। चतुष्फलकीय बनती है, फलकीय बनती है। अब बात आती है कुछ अलग, इतनी तीनों जानकारी तो आप सब जानते थे, है ना। अब प्रतिशत S लक्षण किसमें कितना कितना है, प्रतिशत S लक्षण। अगला आता है परसेंटेज S कैरेक्टर, ठीक है। ओके, प्रतिशत S लक्षण। यार जब यहां पर sp संकृत कक्षक बना तो S का कितना योगदान है। जैसे कि मान लो ये 2 आदमी हैं, एक रमेश है एक सुरेश है, दोनों मिलकर के एक काम को बराबरी से खत्म करते हैं, तो एक का योगदान भाई 50% इसको बनाने में मेरा आके 50 मेरा है, तो S और P मिलके बना रहे हैं। S एक ही कक्षक है तो 1/2, तो बोले तो 50% sp संकृत कक्षक में S लक्षण होते हैं। तो प्रतिशत P लक्षण कितने, प्रतिशत P भी 50-50, दोनों का 50-50 मामला चलेगा। ओके, ठीक है। अब यहां पर एक S है और 2 P कक्षक है, टोटल 3 कक्षक, एक S 2 P, टोटल 3 कक्षक, एक का योगदान
एस का योगदान अनुकूल बटा कूल 1/3 गुणा 100 कर दो, प्रतिशतता आ जाएगी 33% एस लक्षण। तो पी लक्षण कितने 66%, 33.3333, यहाँ पे 66.6666 ऐसे आता चला जाएगा। चतुष्फलकीय में एक ऐसे 3 पी है, टोटल 4 कक्षा के, 4 में से एक ऐसे 1/4 25% एस, तो 75% योगदान इनका रहा पी लक्षण। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अच्छे से यहां पर ये चीजें समझ लेना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हमारी बात आप तक पहुंच पा रही है? अच्छा लग रहा है? ठीक है, सारी बातें एकदम सरल है, एकदम मक्खन है, एकदम बटर है। क्लियर हो गया? अब सुनो 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 गांव वालों सुनो। हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा होना नाभिक से नजदीकता को बताता है, और नाभिक से नजदीकता ज्यादा होगी तो उनको इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का गुण विद्युत ऋणता कहलाता है, तो उस परमाणु की विद्युत ऋणता भी ज्यादा होगी, हाँ या ना? तो हमें यह पता है कि प्रतिशत एस लक्षण अगर बढ़ते जाते हैं तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, हाँ या ना? प्रतिशत एस लक्षण बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, मतलब बंध और मजबूत होता चला जाता है, ऐसा बोल सकते। प्रतिशत एस लक्षण बढ़ेंगे, चलो पहले इस बात को कर लेते हैं। प्रतिशत एस लक्षण बढ़ेंगे तो ईएन बढ़ेगी। तो अगर मेरे पास यहां पर ईएन देखूं तो मेरे पास कार्बन sp संकृत भी होता है, sp2 संकृत भी होता है और sp3 संकृत भी होता है ना? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है sp कार्बन की, फिर उससे कम होती है sp2 कार्बन की, फिर सबसे कम होती है sp3 की, क्योंकि इसमें प्रतिशत एस लक्षण कम है। सर इनका मान वगैरह पता है क्या आपको? हम लिख लेते तो अच्छा होता। बिल्कुल पता है, ठीक है। sp जो कार्बन है बेटा, उसकी जो En है, अरे यार En, ठीक है, sp कार्बन की ये होती है इसकी sp3 की, sp3 की होती है नॉर्मल 2.5 जो हम जानते हैं। और अगर हम बात करें En, अगर हम sp2 कार्बन की बात करें इसकी होती है 2.75, और En sp कार्बन की इसकी होती है 3.25। सबसे ज्यादा sp की होती है, सबसे ज्यादा sp कार्बन की होती है। चमक रहा है बंधु, चमक रहा है ना, चमकते रहना चाहिए, ठीक है ना? अगली बात, अगर प्रतिशत एस लक्षण बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता बढ़ती जाएगी, तो बंध सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, बंध छोटा हो जाएगा। पढ़ा था, बंध सामर्थ्य बढ़ती जाएगी तो बंध लंबाई घटती जाएगी, बंध लंबाई घटती जाएगी। इस पॉइंट को भी ऐड कर लेना। नोट कर लेना। अगर मैं बात करूं, कहीं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कहीं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो भाई यहां पे ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा बना रहा है ये कार्बन, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, sp संकरण आएगा। यहां पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन 3 सिग्मा बंध बना रहा है, 1 2 3, वो पाई, ये पाई वाले का कोई रोल नहीं होता। यहां पे ये कार्बन भी 4 सिग्मा बना रहा है, ये भी 4 सिग्मा बना रहा है, sp3 संकरण आएगा। तो अगर यहां पर मैं इनकी प्रतिशत एस लक्षण मेरे को पता है किसमें कितने कितने कितने, इसमें सबसे कम एस लक्षण है, फिर इसमें और इसमें सबसे ज्यादा, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा तो बंध छोटा होगा। देखो बंध लंबाई,
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है इन तीनों में से, 1.54 एंगस्ट्रॉम इसका मान होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा छोटा 1.34 एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है, और ये सबसे छोटा 1.20 एंगस्ट्रॉम का होता है। गॉट इट? आना ही था वो तो, क्योंकि उसमें प्रतिशत इस लक्षण ज्यादा है तो बंध मजबूत होगा। कार्बन कार्बन के बीच में 3 डंडे, 3 लकड़ियों को तोड़ने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, 2 लकड़ियों को थोड़ी कम, 1 को सबसे कम। गॉट इट? सरल है, एकदम सुगम है, सुगम। अच्छे से सारी बातों को क्लियर करते हुए चलना। तो कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, उनके बारे में ये बेसिक आइडिया भी मैंने आपको दे दिया। अब अगला पढ़ाओ, कि सर कार्बनिक यौगिकों को अब प्रदर्शित कैसे कैसे कर सकते हैं, ये तरीके भी बता दो, तो वो भी हम देख लेंगे, है ना? सरल है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन को प्रदर्शित करने के तरीके, हाइड्रोकार्बन को प्रदर्शित करने के तरीके, छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, है ना? तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन को प्रदर्शित करने के तरीकों के बारे में, तो हाइड्रोकार्बन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देयर आर सेवरल मेथड्स बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट एनी हाइड्रोकार्बन। कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो 1 by 1, सबसे पहला अणुसूत्र के द्वारा, अणुसूत्र द्वारा। जैसे कि मैंने ब्यूटेन का उदाहरण ले लिया, तो 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, सिंपल अणुसूत्र दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरा संगनित, मतलब बिल्कुल संगनित, बिल्कुल पास पास, संगनित संरचना सूत्र द्वारा, संगनित संरचना सूत्र द्वारा मैं संरचना तो बनाऊंगा, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, कि यार ये 4 कार्बन है ना, इसमें से ना एक CH3 है, फिर 2 बार CH2 है, और फिर इधर CH3 है। इसमें मैंने कार्बन बता दिए, कोने वाले से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर बीच वालों से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर उधर ऐसे जुड़ा हुआ है। ये हो गया। थर्ड हो गया बेटा विस्तारित, विस्तारित संरचना सूत्र द्वारा, विस्तारित संरचना सूत्र द्वारा। इसको हम थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और फर्दर एक्सपांड करेंगे। सिंपल अणुओं की संख्या बता दी, इस अणु में कितने परमाणु है वो बता दिए, थोड़ा सा जूम कर दिया। फोटो खिंचाने गए, अच्छा नहीं लगा, कैसे जूम करके देखा, यार मेरे बाल बिगड़ रहे, दोबारा लेना यार पोज सही नहीं बना, दोबारा लेना, है ना? तो इसको देखा ऐसा, फिर इसको और जूम करा, तो यहां पर मेरे को ये पता चला कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन इससे जुड़ रहा है, ये वाला इससे जुड़ रहा है, ये, और हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ रहे हैं। एक कार्बन 4 बंध बनाता है, एक इसके साथ, तो बचे हुए 3 हाइड्रोजन के साथ। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, इसमें ज्यादा कुछ ज्ञान की बात नहीं है, बस समझ लो। और एक लास्ट 4th बंधन रेखा सूत्र द्वारा, ये बंधन तो रेखा सूत्र द्वारा, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें हम सिर्फ बंधन रेखा सूत्र में हम सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच के बंधों को बताएंगे, बाकियों को नहीं बताएंगे। नाइट्रोजन वगैरह आ जाए, हाइड्रोजन को इग्नोर कर देते, जस्ट इग्नोर कर देते, तेरी कोई इज्जत नहीं। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच के बंधों को बता दो बस, कार्बन कार्बन के बीच के बंधों को बता दो बस, दैट्स इट, एनफ है।
कितने बंधे कार्बन कार्बन के बीच में? 1 2 3 बंध, जिगजैग रूप में, टेढ़ी मेढ़ी संरचना के रूप में 3 बंध। ये 1, ये 2, ये 3। जो कॉर्नर है वो कार्बन को बताएंगे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 4 कार्बन है। अब ये दिखेंगे कैसे? इसको ऐसे मैं आपको बता देता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यह कार्बन इस कार्बन के साथ एकल बंध बना रहा है, मतलब यहां पर 3 बंध हाइड्रोजन से बन रहे होंगे, यह CH3 है। फिर यहां पर यह 2 बंध बना रहा है अगल बगल से, तो यहां CH2 रहा होगा। ये वाला इधर इधर, तो यहां CH2 रहा होगा, और फिर यहां पर भी CH2 रहा होगा, और फिर यहां पर CH3 रहा होगा, ऐसे। तो आई होप आप इसमें बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आंखों का खेल है सब, है ना। तो ये वाली बात भी क्लियर हुई। अब उदाहरण करेंगे अलग 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 तरीके के। हाँ जी, तो देयर आर टोटल 4 मेथड है, यहाँ पर 4 मेथड्स बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट एनी टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। डन है मामला? ओके। अब 1 बाय 1 हर एक को हम समझेंगे। अब 1 बाय 1 हर एक को हम समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, सब एकदम सुकून है, सुकून। डोंट पैनिक, इट्स ऑर्गेनिक। आगे, अब आगे देखो जी भाई, अब आगे देखो। देखेंगे हम अणु सूत्र को बंधन रेखा सूत्र में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा संगणित सूत्र, संगणित संरचना सूत्र। ओके, उसको देख करके विस्तारित सूत्र बनाएंगे। 3 पार्टीशन कर लो, विस्तारित सूत्र। और यहां पर अगर आ सके तो बंधन रेखा सूत्र। चमकाने चाहिए, बस चमक जाए हमें कि हाँ बस हमें आने लग गया, है ना। ज्यादा कोई PhD नहीं करनी, क्वेश्चन देखते समझ में आ जाता है ना। ओके, तो अगर मैं यहां पर पहला कंपाउंड ले लूं, अच्छे से समझना सारी बातों को, बिल्कुल सिंपल सिंपल से उदाहरण में नहीं लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप समझे। CH3 ये कंपाउंड बेटा मैंने लिया, ऐसा दिख रहा है ये। अब इसको मेरे को थोड़ा जूम करना पड़ेगा, है ना। ये एक कंपाउंड है जो ऐसा दिखाई दे रहा है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 2 CH3 लिखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों इस एक कार्बन से जुड़ रहे हैं। अब लाइन बाय लाइन तो नहीं जुड़ रहे होंगे, डायरेक्ट ही जुड़ रहे हैं। 2 CH3 इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, 2 CH3, एक CH3 ये रहा, फिर यहां पर हमने बॉन्ड बता दिया, इसमें विस्तारित थोड़ा विस्तार कर दिया इसका। एक CH3 इस CH से जोड़ दिया, एक CH3 और जोड़ दिया CH3 से, ये ऐसा है। फिर इसके बाद क्या है? CH2 है। फिर इसके बाद क्या है? CH है। CH के जस्ट बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब अगला वाला समूह जस्ट इसी से जुड़ा हुआ है ना। यहां पे है OH, फिर यहां पर है CH3, ये इसको इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देख लो कितने सीधे आ रहे हैं, उनको जिगजैग जिगजैग बना दो, बाकियों को अगल बगल में शाखाओं के तौर पे निकाल दो। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो 4 डंडे बनाने मेरे को, 1 2 3 4, बन गए 5 कार्बन। 1 2 3 4 5। 2 नंबर पर एक मेथिल निकाल दो, ये निकाल दिया एक डंडा, वो मेथिल ही है। 4 नंबर पर OH जुड़ा हुआ है ऊपर, OH ये जोड़ दिया, क्योंकि इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा, मेरे ऊपर जगह नहीं है, दोबारा से मिटा के लिख देता हूं। यहां पर CH3, यहां पर OH, ये बना दिया। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, कर सकते हो। अगला
ओके जी, बी। यहां पर लिखा हुआ है CH3 होल ट्वाइस C, CH3 होल ट्वाइस C, फिर लिखा हुआ है CH3 ना CH2 है ना, CH2C, CH3 होल थ्राइस। मैं क्वेश्चन ऐसे लेना चाह रहा हूं जिनसे आप सीखें। मैंने लिया ऐसा, CH3 होल ट्वाइस, फिर C लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये दे रखा है। अब अपन ये नहीं बोलेंगे कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या पता ऐसा कोई कंपाउंड बनता हो। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे कार्बन लिखा हुआ है, इस कार्बन से 2 CH3 जुड़ रहे हैं भाई। इन दोनों में आपको हाइड्रोजन जो दे रखे ना वही बताने। ये वाला सूत्र हमने इनको देख के बनाया। अब यहां पे तो सिर्फ कार्बन ही बता रहे हैं, हाइड्रोजन यहां पे 3 होंगे। अब इधर देखो ध्यान से, ये कार्बन, अब इसके पास तो 2 ही बंद है। उसके बाद अगला कार्बन जुड़ा हुआ है CH, CH, और फिर उसके बाद अगला कार्बन जुड़ा हुआ है CH2, फिर ये कार्बन है। तो कार्बन का तो अष्टक पूरा होने को मांगता है ना। ये वाला कार्बन 3 ही बंद बना रहा है, ये 3 ही बंद बना रहा है, दोनों राजी कब होंगे? आओ मिलके डबल बॉन्ड बनाएं। यहां पर ये क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। समझना मेरी बात को, हर एक अणु बनता है तो उसमें अष्टक पूरा होएगा। कार्बन बहुबंध भी बना सकता है, तो यहां पे डबल बॉन्ड है, चमक रहा है, डबल बॉन्ड है। अब ये जो कार्बन है इससे 3 CH3 जुड़े हुए, जोड़ दो, खाट खाट खाट, CH3 CH3 CH3। ओके, तो अब इसमें देख लो कितने कार्बन सीधे आ रहे हैं, बाकी ऊपर नीचे शाखाएं निकाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन सीधे आ रहे हैं, तो कितने बंद? बीच में 5 आएंगे, तो ये 6 कार्बन बना दो, खाट 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 खाट, ये 6 कार्बन बन गए। प्रैक्टिस से आप भी सीख जाओगे। अब देखो ध्यान से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, ये लगा दिया। ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, कहीं भी लगा दो, ठीक है। जनरली नीचे देखा जाता है बुक्स में, ठीक, ओके। अब 2 नंबर पर एक मेथिल है, ऊपर लगा दिया। हमेशा ध्यान रखें, आप ऐसे नहीं बनाए इसको। देखो ध्यान से, यहां पे भी कुछ बच्चे मिस्टेक कर देंगे, सर मैं ऐसे लिख दूं क्या? ना, मत, गलत करना है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, और डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 संकृत हो जाता है, और sp2 संकृत हो जाए तो वहां पर समतल त्रिभुजीय आकृति बनती है, तो ट्रायंगल शेप बनना चाहिए। वो ट्रायंगल शेप कब बनेगा बेटा? वो ट्रायंगल शेप तब बनेगा जब एक बंद इधर तो एक वाई के शेप में ऊपर निकाल दे, तब बनेगा, ठीक है। ठीक, H को दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, पीछे से दूसरे नंबर पे 2 मेथिल है, ये एक, ये ऐसे, फिर ऐसे बता दो इस तरीके से, तो यहां पर ये 2 मेथिल हमने लगा दी। समझ में आया? समझ में आया? सिंपल चीज है, कुछ बच्चों के लिए, कुछ के लिए थोड़ी डिफिकल्ट होगी, थोड़ा सा सीख लोगे तो कर लोगे। अब अगली बात सी, हाँ जी, अब अगली बात, अब सपोज करो, मान लो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं, ऐसे मैंने ये कोई कंपाउंड लिखा, ये कंपाउंड लिखा। अब उल्टा चल रहे हैं, उस कंपाउंड को देख के मैं ये बनाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा कि सीधे इसमें कितने कार्बन है। अब इस कंपाउंड को देख करके आपके मन में क्या क्या ख्याल आ सकते हैं, लेट डिस्कस। ओके, हाँ जी, बताइए जी, बताइए। सर 11th वालों का भी ध्यान दो, कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। बेटा शिवम जी 11th वाले के लिए नहीं है बेटा ये, ठीक है, इसी साल जिसको नीट का एग्जाम देना है ना उनके लिए। इसमें बताओ कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, इसमें टोटल कितने कार्बन है, सीधी चेन में कितने कार्बन है ये बताओ। बंधन फॉर्मूला याद थोड़ी नहीं रखना है भाई, वो तो बनाना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो
इसमें टोटल कितने कार्बन हैं? हाँ, ये सब जिगजैग पैटर्न है। देखो इसमें ज्यादातर बच्चे बोलेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल इसमें 6 कार्बन नहीं है। और बोलो कोई? सर 8, इसमें एक बोल रहा है 8 कार्बन है। देखो ध्यान से देखो, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड sp संकरण में आता है। देखो ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन देखो, इस कार्बन को देखो, यह 2 सिग्मा बंध बना रहा है, ये वाला कार्बन भी 2 सिग्मा बंध बना रहा है। इस कार्बन का संकरण क्या हो गया? sp। इस कार्बन का भी संकरण क्या हो गया? sp। sp में शेप कैसी बनती है? रेखीय। रेखीय मतलब ट्रिपल बॉन्ड के दोनों कार्बन रेखीय रूप से जुड़ेंगे, हाँ या ना? तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां देखो रसगुल्लो, ध्यान से देखो, ये सीधी लाइन यहां पे बीच में बना रखा है ट्रिपल बॉन्ड। अरे एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, फिर उससे आगे रेखीय संरचना जुड़ रही है। टोटल 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 8 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। 1 कोने वाला, 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8 कार्बन है। ओके, अब इसको उसमें कन्वर्ट करें तो ये देखो CH2 लिखा हुआ है कोने पे, फिर यहां पे डबल बॉन्ड है, CH आ जाएगा, फिर यहां पे C, ये देखो ध्यान से, ये CH है बेटा, यहां पर एक H ऊपर निकल रहा होगा, यहां पर है CH2, ठीक है, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ओके, फिर आ गया CH2, ओके, फिर ऊपर CH और फिर CH2। मेरे यहां पे जगह नहीं है, CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत? बेटा 8 है, 8 8 8 है, 8 8 8। देख लो, समझ में आया ये वाला? अरे ये समझ में आया? समझ आया? समझ आया? समझ आया? अरे बोलो ना यार, हाँ या ना? देख बालक देख, इस कार्बन को ध्यान से देख, इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे? 2 किससे बन रहे होंगे? हाइड्रोजन से। 4 बंध बनाता है ना एक कार्बन, यहां पे 2 क्या लग रहे हैं? H लग रहे हैं। यहां पर एक क्या लग रहा है? H, क्योंकि 3 बंध ऑलरेडी बना रखे हैं। यहां पर क्या लग रहे हैं? 2 H लग रहे हैं। इस वाले कार्बन ने 1 बंध इधर, 3 बंध इधर, 4 बंध ऑलरेडी बन रखे हैं। इस वाले कार्बन के 3 इधर, 1 उधर, 4 बंध बन रहे हैं। लेकिन ये बेचारा एक इधर बना रहा है, तो यहाँ 2 H लग रहे होंगे। यहां पर 2 इधर, 1 इधर, तो 1 H लग रहा होगा, और यहां से 2 H लग रहे होंगे। समझा करो, समझ में आया? तो ये ऐसे बना, उधर जगह नहीं थी, उसको नीचे लटका दिया। तो अब जरा देखो ध्यान से, कोने वाला CH2, फिर CH, फिर CH2, फिर C, फिर C, हाँ जी, हाँ जी, फिर CH2, फिर CH, फिर CH2। तो आई होप आप एक दूसरे में इनको कन्वर्ट करना समझ चुके हो। इतना डरने की बात नहीं है यार, बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है। आसान है बेटा, इतना टफ नहीं है। इनको ऐसे डरी हुई नजरों से मत देखो भाई, बहुत सिंपल है ना, घबराने की बात नहीं है। अगला देखो, ये एक कंपाउंड है, इसमें बताओ कितने कार्बन है सीधी लाइन में? सर इनको पूरा एक्सप्लेन कर दो रहा हूं भाई पूरा। आयुष नामदेव, इसमें बता कितने कार्बन है सीधी चेन में? सर ये ऑर्गेनिक का कौन सा चैप्टर है तुम्हारी कक्षा 11वीं का? सीधी लाइन में कितने कार्बन है? सीधी लाइन में कितने कार्बन है? गुरुजी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। हाँ जी, जी हाँ, यहां पर 6 कार्बन है। कितने हैं? 6 कार्बन।
कोने वाला ये एक बंद बना रहा है तो यहां पर CH3 आया होगा, यहां पर CH3 आया होगा, ये CH3 है, अरे ये CH3, फिर यहां पर ऊपर CH3, नीचे CH3, ये वाला कार्बन, फिर यहां पर आगे कार्बन जो कि आगे ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, फिर यहां पे कार्बन ऊपर नीचे दाएं CH3। समझे बाबू, समझे? डन है क्या मामला? अब देखो ध्यान से, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, इसको दिखाने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। आप ऐसे बोलो सर CH3 है, फिर कार्बन है उससे 2 CH3 जुड़ रहे हैं, ऐसे भी दिखा सकते हो, या ऐसे भी दिखा सकते हो सर इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं। हाँ जी, ऐसे भी दर्शा सकते हैं यार 3 CH3 है जो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर एक कार्बन है उससे भी 3 CH3 जुड़े हुए हैं। आइला आइला, ये क्या हुआ? समझ में आया? हाँ, टाइम अप हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। सर आपको ये सब कैसे याद है? अरे याद थोड़ी ना है बेटा, प्रैक्टिस है। कोई भी अनजान क्वेश्चन आप दे दो ना, उसको देख करके चमक जाना चाहिए कि यार इसमें तो ये बात है, ठीक है? घबराना नहीं है उसको देख के, उसको तोड़ना आना चाहिए, ठीक? जैसे कि मान लो एक कंपाउंड है, हाँ जी, अब इस कंपाउंड को आपको तोड़ना आना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, अब बनने लगे। अब इस कंपाउंड को देख के बताओ क्या है ये, इस कंपाउंड को देख के बताओ ये क्या है। अरे भाई इसमें देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको सीधा बना देता हूं मैं। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, ध्यान से, है ना? इसमें कितने कार्बन है? देखो ये चेन सीधी बना दूं एक, यार यहां पे ये कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा और ये सातवां। डन 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 डन, डी रोंगे। कहां रोंगे डी भाई? भाई एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा, फिर चौथा, सही तो है पगले? सी से 3 CH3, फिर सी, फिर सी, फिर सी से 3 CH3। अब इस कंपाउंड को देख करके यहां पर आपको अच्छे से इसको फील करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा। यहां पर है आपके पास C, फिर बना हुआ है डबल बॉन्ड, फिर लगा हुआ है CH2, फिर इधर C, फिर बना हुआ है CH, ओके, फिर यहां पर CH2, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे मैंने उसको जूम कर दिया, CH3। सोचना घर पे जाके आराम से मस्त, है ना? और यहां पर C, नाइट्रोजन 3 बंद बनाता है, कार्बन 4 बंद बनाता है, ठीक, ओके। और COOH, COOH, COOH कैसा दिखता है बेटा? बचपन में देखा था, ऐसा ये दिखता था, ये सर, ओके। सो डोंट पैनिक, ठीक है? इट्स ऑर्गेनिक। इसको इस रूप में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ये थोड़ा ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी अब अगली क्लास में करेंगे, जिसमें हम डिग्री के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा पढ़ के आना, सिंपल लगेगा, अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सर 9 कार्बन है, देख बेटा 1 2 3 4 5 6 कार्बन सीधे हैं, जिसमें से एक इसमें है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और एक इसमें, ठीक है? तो बाय 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 बाय। अरे हाइड्रोजन वाले सब सही है बेटा, सब सही है, दोबारा से देखना लेक्चर को, ठीक है? समझ में आ जाएगा। बाय 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 बाय। इसलिए मैंने क्या बोला, इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक पढ़ो, तो अगर बाई चांस इनऑर्गेनिक तुम्हें थोड़ी सी दुख देती है तो ये सुख देगी, ठीक है? जीवन में दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है, ठीक है? ध्यान रखना। थैंक यू, जय हिंद।